आवाज जा रही है मेरी? गुड मॉर्निंग सब लोग को। अभिनंदन कुमार, शुभम विश्वकर्मा जी, आवाज मेरी जा रही है? आप बताएंगे रेगुलेटिंग एक्ट में किस गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया? 1773 के किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? 1773 जो था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस राज्य के गवर्नर, हाँ वारेन हेस्टिंग्स थे, किस राज्य के गवर्नर थे? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? वही कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसके बाद एक और एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट के बाद। रेगुलेटिंग एक्ट में तो आपको पता ही था कि भैया क्या था, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, एक क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये 1786 को इधर लगा देते हैं, जिसमें बीटो दिया गया, बीच में छूट गया एक तो गलती से। यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको बाबू हमेशा याद रखिएगा, बड़ी भयानक क्वेश्चन पूछता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए, जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, तो रेगुलेटिंग आवाज करकरा रहा है, नहीं करकरा रहा है बबुआ? देखिए मेरी ओर ध्यान से समझिए। 1773 ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जब आया, तो इस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा धांधली होने लगी। जो गवर्नर जनरल था, ये बहुत गलत गलत काम करने लगा। गवर्नर जनरल क्या करता था, किसी भी राजा से लड़ाई कर देता था, किसी गांव के मुखिया को पीट देता था, व्यापार होता था 100 रुपया का, इंग्लैंड को बताता था 20 रुपया, बड़ी बड़ी क्या चीज थी, दिक्कत होता था, जिस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगा। तो इस कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो कंपनी के करप्शन को कम करने के लिए, कंपनी के करप्शन को कम करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, और इसके तहत हम लोगों ने द्वैध शासन चालू कर दिया। अंग्रेजों ने इंडिया के ऊपर जो ब्रिटिश, देखिए भारत जो था, इस भारत पे शासन कौन कर रही थी उस समय? हमारे यहाँ राजा महाराजा सब खत्म थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। तो इंग्लैंड ने इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर द्वैध शासन यानी डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ठोक दिया। डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ठोक दिया। कौन सी पॉलिसी ठोक दिया? डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी ठोक दिया। इस डुअल गवर्नमेंट में कह दिया गया भैया दो तो चीज रहेगा, एक रहेगा निदेशक, एक रहेगा नियंत्रक। निदेशक और नियंत्रक यानी एक बोर्ड रहेगा, बोर्ड मतलब लोगों का समूह जो रहेगा डायरेक्टर का, डायरेक्टर का, और एक रहता है नियंत्रक का जो रहेगा कंट्रोलर का, कंट्रोलर का। तो बोर्ड, भारत में शासन कितने लोग करेंगे? दो लोग। एक का नाम रहेगा निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक का नाम रहेगा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। सर जो बायोलॉजी का बैच एप्लीकेशन पे होगा, होगा बबुआ, बायोलॉजी का बैच एप्लीकेशन पर भी होगा, एडमिशन उसका हम बता देंगे, ठीक है? एप्लीकेशन पे भी होगा, मेरी ओर ध्यान दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निदेशक थे, इनका काम था भारत में व्यापार करना। जैसे ये जो भारत में ये लोगों ने कब्जा कर रखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को, इसको देखिए, निदेशक मंडल को कह दिया गया कि आप यहाँ पर टोटली व्यापार का काम करेंगे, और ये जो काम करेंगे, नियंत्रक मंडल का काम रहेगा राजनैतिक, राजनैतिक, और सेना का काम, सेना। अभी क्या है कि भैया आपसे पैसे का हिसाब लिया जाएगा, ये एक बोर्ड मेंबर है, इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे। अरे यार बेवकूफ है क्या, 20 बार बोलता है बैच की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए, पागल है तुम? हमसे ज्यादा चिंता तुम लोग को हो गया है, बैच की वैलिडिटी बढ़ा दीजिए।
20 बार कल भी समझा रहे हैं कि वैलिडिटी अप्रैल तक रहेगी, मरे जाते हैं लोग कि सर वैलिडिटी बढ़ा दीजिए। बेवकूफ, सबको समझ में नहीं आता है ना। यहां समझा रहे हैं तो इनको कुछ नहीं मतलब है, यहां से 20 बार समझा, हर बैच में आओ सर वैलिडिटी कब तक रहेगी, कब तक रहेगी। तुम लोग के इसी हरकत की वजह से ना कोई कॉल नहीं उठाता है यहाँ पे। हमारे पास कॉलिंग टीम आती है सर, एक ही चीज को 20 बार पूछता है सब, वैलिडिटी कब तक रहेगी। मतलब हम पागल हैं जो तुम लोगों से पैसे लिए हैं, बिना कोर्स खत्म किए वैलिडिटी खत्म करके चले जाएंगे। मतलब भैंस छोड़ के तुम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे चले आए हो। 20 बार बोले हैं गधों को कि कोई भी बैच जब खत्म हो जाएगा, कंप्लीट खत्म हो जाएगा, तो वहां से 1.5 महीना और टाइम दिया जाएगा आपको कि आप दोबारा देख के रिवाइज कर सके, या छूट गया तो वो कीजिए। 20 बार आएगा सर वैलिडिटी खत्म हो, पागल कहीं का, दिमाग खराब करके रख दिया है। यार समझाने में ना एक वो लगता है भाई कि कोई भी चीज आदमी समझाता है तो ये सोच के लगता है क्या बोलेंगे कि समझ में आएगा आपको। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप कोई प्रॉब्लम बताओगे, आप सुन सीधा बता देते हो कि सर वैलिडिटी कब खत्म। यार जरा सोचो, मेरे जगह आप टीचर रहते तो क्या आप सोचते स्टूडेंट की कोर्स खत्म होने से पहले वैलिडिटी खत्म कर दूं? तो क्या आप अपने भाइयों को, दोस्तों को एडमिशन के लिए यहाँ भेजोगे? और आप ही लोग के बदौलत तो आज हमारा कोर्स 11 लाख लोगों के पास, इतना ज्यादा कोर्स चला गया है कि साला एप्लीकेशन ब्लॉक हो गया है, मतलब वो सर्वर क्रैश कर गया है। लेकिन यार आप लोग समझो यार, आपके आदमी कमेंट को देखना छोड़ देगा अगर आप ऐसे एक बात करो। हम कितनी बार समझाएं आप लोग को, कितनी बार समझाएं कि बाबू हम आप हैं तो ही हम हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम आपसे, हमको क्या जाता हम दूसरा बैच ले आ देते तो। लेकिन फिर भी आपको आराम से समझाते। तू लोग यार कभी कभी गुस्सा दिला देता है। चल छोड़ो, आओ टॉपिक पे आओ। कभी कभी गुस्सा दिला देते हो यार, बोलना नहीं चाहते फिर भी उसके तरफ से हम लोग माफी मांगे यार, चलेगा गुस्सा, माफी मुफी मांगने की क्या जरूरत। हम समझा रहे हैं एक ही बात को 20 बार ना समझाओ यार, गुस्सा लगने लगता है एक ही बार को बार बार समझाते। चलो देखो, तो देखिए, अगर एक ही व्यक्ति के पास पावर दे दिया, चलिए अब मेन कंसंट्रेट हुई है यहाँ पर। एक ही व्यक्ति के पास पहले पावर था पूरी इंग्लैंड, इंडिया तो भाई, इंग्लैंड तो कहीं और था और भारत तो कहीं और है। शासन करेंगे तो कंफर्म है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो ही जाएगी, शासन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए भाई ये लोग क्या किए, कुछ ना कुछ सुधार करने का उपाय किए। वर्ल्ड का मैप नहीं, देखिए इंग्लैंड से ये लोग कहाँ भेज दिए, भारत में। किस कंपनी को भेजे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये कंपनी भारत पे शासन कर रही थी और एक ही व्यक्ति के पास सारे पावर दे दिए गए थे। इस वजह से बिना मतलब किसी से क्या कर देता था, लड़ाई कर देता था। जिस तरह से रूस का व्लादिमीर पुतिन, हाँ वेरी गुड, हाँ जैसा व्लादिमीर पुतिन है, जिस तरह से रूस का व्लादिमीर पुतिन है, कुछ भी कर देता है। संसद में संशोधन कर दिया कि हम 2035 तक रहेंगे। यार उसका मन नहीं भर रहा है राष्ट्रपति के पद से, वैसे ही यहाँ था। इसलिए क्या हो गया कि इसको दो भाग में बांट दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, ये डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल का काम का था केवल व्यापार करना। और बोर्ड ऑफ नियंत्रण यानी कंट्रोलर का काम क्या था, किस राजा से दुश्मनी रखनी है, किस राजा से दोस्ती रखनी है। मान के चलो कि भैया राजनीतिक काम है, अगर किसी राजा से दुश्मनी करना है तो सेना, सेना ही क्या करेगी, युद्ध करेगी। करने का काम कौन करेगा, सेना करेगा। अब आप बताइए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में ज्यादा पावरफुल कौन है, आंसर दीजिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में ज्यादा पावरफुल कौन है? डायरेक्टर। डायरेक्टर कहाँ से पावरफुल है भैया, उसके पास तो केवल पैसे जा रहे हैं। भैया कंट्रोलर ज्यादा पावरफुल था, ये कंट्रोलर बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके पास हर एक पावर था भाई साहब। सेना जिसके पास है उसके पावरफुल हो गई। तो व्यापार करते थे ये इंडिया आते थे, जो लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में शामिल थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे, मतलब जो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल थे
उन लोग को इंडिया आना पड़ता था। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, दलहौजी हो गए, ये लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे। लेकिन जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में थे, मतलब जो नियंत्रक मंडल में थे, वो लोग यहाँ नहीं आते थे। वो लोग कहाँ रहते थे? ब्रिटेन में ही रहते थे, यूनाइटेड किंगडम में। वो लोग कहाँ रहते थे? यूनाइटेड किंगडम में। देखो भैया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे वो इंग्लैंड से आदेश देते थे, अगर लड़ाई करना है तो इंग्लैंड से आदेश देते थे, या फिर जो कुछ करना है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये हो गया कि एक प्रॉब्लम आ जाती। कैसे, समझिए। जो बोर्ड, जो इंग्लैंड इतना दूर है, उस समय ना मोबाइल था, ना व्हाट्सअप, फेसबुक, इंटरनेट इतना था नहीं। एक जगह से इतने से यहाँ तक मतलब टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा हफ्तों हफ्ते इंतजार करना पड़ता था। यहाँ से कोई मैसेज गया तो इंडिया आने में काफ़ी टाइम लगता था। तो कभी कभी क्या था कि बोर्ड ऑफ जो कंट्रोलर थे, यहाँ से आदेश दे देते थे कंट्रोलर लोग कि यहाँ आपको इस राजा से क्या करना है, हमला करना है। तो यहाँ से जो डायरेक्टर संभाल रहा है, इस डायरेक्टर को ये बात माननी पड़ती थी और वायसराय को उस पर हमला करना होता था। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि यहाँ की परिस्थिति इस तरह से नहीं होती थी। यहाँ की परिस्थिति बड़ा उटपटांग हो जाती थी और यहाँ डायरेक्टर थुरा जाता था। तो कई बार ऐसा हो गया कि भैया इसके ऑर्डर को इसको मानना ही पड़ता था। अब इंग्लैंड में बैठ के आप इंडिया के क्या सॉल्व कीजिएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। साउंड स्लो है सर, प्लीज चेक कीजिए। साउंड सही नहीं, साउंड में प्रॉब्लम है क्या? हाँ ओके। यहाँ बैटरी में, यहाँ भी ठीक है भाई, यहाँ भी ठीक। लेफ्ट और राइट क्या होता है, हम आगे पढ़ाएंगे। लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट नहीं होता, लेफ्ट विंग और राइट विंग, वो आगे बताएंगे। वामपंथी या दक्षिणपंथी, जो सरकार के खिलाफ बात बोलता है उसे लेफ्ट कहा जाता है, सीधी सी बात। जो राजा और सरकार के खिलाफ होता है, उनकी नीतियों के खिलाफ होता है, लेफ्ट विंग बोलते हैं। लेफ्ट विंग वालों को धर्म से कोई मतलब नहीं रहता है। और राइट विंग्स वाले जो होते हैं वो बहुत हर मुद्दे में धार्मिक बात को उठा के लेके चलाएंगे, मेरा धर्म मेरा धर्म, ये सब छोड़िए। तो इसमें एक कमी सबसे बड़ी ये थी कि भाई ऐसा होना चाहिए कि नहीं, कि यहाँ से जो ऑर्डर आया कंट्रोलर के पास से, जो भी ऑर्डर कंट्रोलर के पास से आया, अगर यहाँ उस ऑर्डर को फॉलो करने लायक माहौल नहीं है, तो यहाँ का जो वायसराय है या जो गवर्नर है उस ऑर्डर को कैंसिल कर सके, परिस्थिति को देखकर ऐसा होना चाहिए। तो इसी वजह से क्या है भाई, यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज डाल दिया जिसको कहा गया वीटो पावर। 1786 में एक एक्ट लाया गया जो कहा कि पिट्स इंडिया एक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें एक कमी थी कि यहाँ के जो गवर्नर थे, गवर्नर थे वो इंग्लैंड के आदेश को मानने के लिए मजबूर थे। इसलिए यहाँ क्या दे दिया गया, वीटो पावर। कौन सा पावर दिया गया? वीटो पावर। तो वीटो पावर के तहत किसी को कोई दिक्कत, वीटो पावर देना जरूरी था कि नहीं? अब मान के चलिए इंग्लैंड के राजा ने कह दिया कि जाके झांसी पर आक्रमण कर दो। अब वहां झांसी की रानी खतरनाक रूप लेके बैठी, पूरा सेना तैयार, तो यहाँ का गवर्नर देखेगा ना, महाराज वहां पिटा जाएंगे हम लोग वहां पे, तो वो उसको क्या कर सकता था, वीटो कर सकता था। आप बताएंगे, भारत में वीटो पावर की शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को दिया गया है। यह वीटो पावर किस अनुच्छेद में है? यह वीटो पावर किसको है? हाँ भैया, गवर्नर को नहीं, गवर्नर जनरल को। ये वीटो पावर गवर्नर जनरल को था। जनरल तो आ ही गया था। यह वीटो पावर, दोनों का वीटो पावर किस अनुच्छेद में है? 111। ए भैया 111 में कौन इनको वीटो दे दिया रे भाई? अरे हमरे बाबू कौन ची पढ़ा लोग, तू कौन ची?
111 में बीटो पावर है, 72 में है, 72 में फांसी उसी के रिलेटेड है रे बबुआ, माफ करने के लिए। 112 में तो बजट है। 123 खान जीएस लिख ले अपना नाम, 123 है। अरे बेवकूफ, 123 है, 123। 123 है, और राष्ट्रपति का 123 है बीटो, और राज्यपाल का बस इसको बीच में घुसा दीजिए, 213 हो जाएगा। क्या कर रहे हो बबुआ, हमारा नाम हंसा देगा तुम लोग तो। ओहो सॉरी, ये अध्यादेश है, सॉरी देखो हमारे दिमाग से उतर गया, ये अध्यादेश है। बीटो पावर 111 में, सॉरी यार हम ही से गलती हो गया। अरे यार तुम लोग सही हो, हमारे दिमाग में अध्यादेश था वो 123, आप ही लोग सही है, सॉरी 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 यार, हम ही गलती बोल दिए, वो अध्यादेश था 123, आप ही सही हो। यार मिस्टेक हो गया, गुस्सा में दिमाग काम नहीं करता है, आप लोग सही हो, 111 में बता दिए थे। गलती हम ही से हो गया। बीटो पावर आप लोग सही है, उसमें 3 तरह की बीटो बताए थे हम आपको, आप सही है, आप सही, एकदम सही सही सही। हाँ, हमारा दिमाग अब पानी उनी लाइए जी। असल में गुस्सा में डांट दिए, हाँ? छोड़ दिए, गुस्सा में क्या किए ना, डांट दिए। अब एकदम गुस्सा में डांटने के बाद ना जानते हैं ना, दिमाग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, आप लोग एकदम सही है, मेरा नाम नहीं हंसाएंगे आप लोग। भाई बहुत अच्छा, आप हमारा नाम बहुत आगे ले जाएंगे। 111 में, बहुत अच्छा यार, आप लोग इतना अच्छा से पढ़ेंगे हमको विश्वास नहीं था। 123 अध्यादेश है। चलिए, वेरी गुड। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट याद रहेगा आप लोग को, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, जिस कमियों, हाँ एक कह रहा है कि सर सूरज सिंह कर रहे हैं, इसीलिए सर गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ, गुस्सा नहीं करना चाहिए यार, गुस्सा तो दिला दिए लोग इसलिए ना, हम ऐसे गुस्सा करते हैं जल्दी नहीं करते हैं। देखो गुस्सा कितना खराब चीज है, हम जो कभी सचराज कोई चीज नहीं भूलते थे, आज गुस्सा में उल्टा सीधा बोल दिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 73 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में कैसी नियम लाया गया था, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली कौन सा, द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली में व्यापार दिया गया डायरेक्टर मंडल को, राजनीतिक काम और सेना को दे दिया गया नियंत्रक मंडल, और गवर्नर को आगे जाके 86 यानी 2 साल में एक अलग से पावर दिया गया, वीटो पावर। कौन सा पावर, वीटो पावर। कौन पावर, वीटो पावर। अब हम देखते हैं 1773 देख लिए, 1784, 1786। अब 1813 का चार्टर्ड एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। भैया चार्टर्ड एक्ट है, आप बताइए इंग्लैंड से बन के आया था या भारत में बना था। चार्टर एक्ट है, इंग्लैंड से बन के आया था या भारत में बना था। एक लड़का कह रहा है कि सर इंग्लैंड से, एक तो कह रहा है आज आपको लगता है पत्नी से बात करके आए। इंग्लैंड से बन के आया था, कहां से आया था, इंग्लैंड से। देखो भैया, इसमें पहली बार जो कहा गया था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना है, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करना है। शिक्षा पर कितने खर्च करने भैया, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात थी, बहुत बड़ी अकाउंट थी शिक्षा पर 1 लाख। ईसाई धर्म के प्रचार के लिए, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई धर्म का प्रचार की भी बात किया गया था। शिक्षा पर यह क्वेश्चन कई बार पूछा है भैया, शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान कब जोड़ा गया था। आप में से कितने लोग हैं जो ये बता सकते हैं कि इस साल के बजट में शिक्षा पर कितने खर्च हुए हैं, आंसर दीजिए। इस साल के शिक्षा पर, शिक्षा बजट जो आया है इस साल का, उस पर कितने रुपए खर्च करने के प्रावधान है, एजुकेशन पर कितने खर्च करने के प्रावधान है भैया।
93,000 करोड़, 1793,000 करोड़, इस बार 93,000 करोड़। आपको पता है इससे पहले साल 96,000 करोड़ खर्च था, इस बार शिक्षा का खर्च कम कर दिया गया, 96,000 से घटा के 93,000 कर दिया गया। मतलब यार निर्मला जी आप क्या मतलब बताए। खैर कोई बात नहीं, डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन था। 93,000 करोड़, पिछली साल 96,000 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च थे। एज एक्सपेक्टेड दुनिया का हर आदमी जानता था कि भारत सरकार शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देगी, तो उसको ऑलरेडी 6 करोड़ घटा क्यों दिया भैया आपने? 99,000 करोड़ से 93,000 क्यों लेके चले आए? ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेवकूफ कहता, कौन कहता है जीडीपी का 4% है? 2% नहीं है, 96,000 करोड़ की जगह पे 93,000 करोड़ कर दिया। यहाँ शिक्षा पर 1813 में 1 लाख रुपए खर्च करने का। अब यहाँ देखिए भैया, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, कौन थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर दूसरे इंग्लैंड की कंपनियों को आने नहीं देती थी। कहती भागो यहाँ पर। यहाँ और भी कंपनी आना चाहती थी और चाहती थी कि यहाँ से ज्यादा व्यापार करके इंग्लैंड भेजा जाए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे आने नहीं देती थी, इसलिए इस पर रोक लगाया गया। और कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले भारत में व्यापार करने नहीं आएगी, बल्कि इंग्लैंड से और भी कंपनियां आएंगी। अरे यार, तो हम क्या कह रहे हैं, पहले 99,000 करोड़ था, अभी 93,000 करोड़ हो गया। उल्टा बोल दिए क्या भाई? पहले शिक्षा बजट 99,000 करोड़ था, अभी 93,000 करोड़ हो गया। अब पता नहीं भाई साहब, हमने इसको उल्टा तो नहीं बोल दिया? खैर कोई बात नहीं यार, चलिए इधर देखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था, एकाधिकार, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि भारत में बताइए सही किया कि नहीं किया गया? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार एकाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके बाद 2 चीजों में छूट दिया गया। 2 चीजों में कहा गया कि चीन देश से व्यापार करना है तो केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और भारतीय चीनी का व्यापार करना है, भारत में चीनी खरीदना है तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। तो बाबू मेरा एक जवाब दीजिए, अगर ब्रिटेन की कोई कंपनी 1813 के अधिनियम की बात कर रहे हैं, 1813 1813 के अधिनियम के तहत कहा गया कि ब्रिटेन से जिस कंपनी को जाना है भारत में व्यापार करने वो जा सकता है, लेकिन यहाँ चीनी का व्यापार नहीं कर सकता है। चाय में डालने वाले चाय चीनी बोल दिए क्या? चीनी बोल दिए हैं? गड़बड़ हो गया जी, आज हम क्या बोल दिए? चीनी बोल दिए, चाय गड़बड़ बोल दिए। देखो भाई, भारतीय चाय चीनी लिख दिए। चीन देश और भारतीय चाय, अगर कोई ब्रिटेन की कंपनी आती है इंग्लैंड में, तो वो भारत में व्यापार कर सकती है, लेकिन वह भारत से चाय ले आके इंग्लैंड में नहीं बेच सकती है। भारत के चाय का इंग्लैंड में व्यापार जब भी करेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, और ब्रिटेन की कोई भी कंपनी चीन में जाके व्यापार नहीं करेगी। केवल और केवल चीन में जाकर व्यापार करने का अधिकार किसको दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो बताइए 1813 का जो एकाधिक अधिनियम था, क्या 1813 के अधिनियम के तहत, क्या 1813 के अधिनियम के तहत, क्या 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह से समाप्त किया गया या आंशिक रूप से समाप्त किया गया? कंप्लीटली स्टॉप कर दिया गया या पार्शियली? कैसे समाप्त किया गया? आंशिक रूप से, पार्शियली, पार्शियली समाप्त किया गया। अगर कोई ब्रिटेन की कंपनी है, क्या 1813 के अधिनियम के तहत ब्रिटेन की कोई कंपनी आके केरल से मसाला खरीद के इंग्लैंड ले जा सकती है या नहीं? 1813 के अधिनियम के तहत
कोई मसाला कंपनी भारत से आकर मसाला खरीद सकती या नहीं। मेरा फी कम है इसलिए सरकार ने शिक्षा पर पैसा ज्यादा नहीं दिया, हाँ ले जा सकती। हाँ हाँ एकदम। लेकिन वो क्या नहीं खरीद सकती है, चाय की पत्ती नहीं खरीद सकती। चाय की पत्ती नहीं खरीद सकती थी। चाय की पत्ती खरीदने का अधिकार किसे दिया गया था भैया? चाय की पत्ती खरीदने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1813 के तहत, अधिनियम के तहत, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना में व्यापार नहीं कर सकती। चाइना में व्यापार नहीं कर सकती। अब आगे आते हैं किस पर? 1833 का अधिनियम, 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इस एक्ट में क्या कह दिया भैया? इस एक्ट में कह दिया 1833 के चार्टर्ड एक्ट में, भैया कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है, एकाधिकार, एकाधिकार, इस एकाधिकार जो पहले ही खत्म हो गया था, केवल चीन देश से एकाधिकार बचा था और भारतीय चाय पर बचा था, उस भी एकाधिकार को छीन लिया गया, अतः पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी के एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी भारत में आएगी, सामान खरीदेगी, इंग्लैंड ले जाएगी, मन करे तो चाइना जाओ, कहीं जाओ, कंपनी के पूरे तरह से एकाधिकार को 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए वेरी गुड, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़िए। आगे देखिए, इसके बाद कौन सा आएंगे भैया? इसमें एक और चीज थी, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त। जो कंपनी थी, इस कंपनी में कोई नियम कानून बनाने वाला नहीं था। इस कंपनी में कोई भी नियम कानून बनाने वाला नहीं था, तो विधि सदस्य जोड़ा गया। कहा गया कि एक विधि सदस्य रहेगा, यानी इसमें एक नियम कानून बनाने के लिए, एक लीगल एडवाइस देने के लिए एक मेंबर रहेगा। इस कंपनी में जहां अधिकारी बैठते हैं, वहां टुकुर टुकुर एगो अधिकारी बैठेगा और नियम कानून देगा, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो भारत में एक विधि सदस्य, भारत में पहली बार एक विधि सदस्य को कब जोड़ा गया था? भारत में पहली बार एक विधि सदस्य को कब जोड़ा गया? आंसर दीजिए, विधि सदस्य को कब जोड़ा गया? 1833 के अधिनियम के तहत। लेकिन ये विधि अरे 1933 नहीं है भैया, 1833 है। लेकिन इस विधि सदस्य ने एक बहुत बड़ा खतरनाक काम कर दिया। इसने लिखित रिपोर्ट भेज दिया इंग्लैंड में कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में काम, भारत में काम कर रही है, इसने विधि सदस्य जो 1833 के अधिनियम के तहत, 1833 के अधिनियम के तहत जो एक कानूनी सदस्य यहाँ जुड़ा था, उसने एक रिपोर्ट भेज दिया इंग्लैंड कि यहाँ कंपनी में कोई भी काम नियम कानून से नहीं हो रहा है, सब चौपट हो रहा है। कंपनी जिसको मन उसको अधिकार नियुक्ति कर ले रही है, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आ रहा है उसको ड्राइवर बना दे रही है, धोबी को घोड़ा चलाने की जिम्मेदारी दे दी जा रही है, कोची को कुछ और दे दिया जा रहा है। यहाँ पे कोई काम नियम कानून से नहीं हो रहा है, आलतू फालतू आदमी को भर्ती कर लिया जा रहा है। इस वजह से यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत दिक्कत होगा, आप इस पे विचार कीजिए। तो इंग्लैंड वालों ने देखा भैया ये विधि सदस्य ने तो बहुत अच्छा काम किया, तो इन्होंने यहाँ नियम भेज दिया कि कोई भी कर्मचारी की नियुक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जाम लेकर करेगी। क्या करेगी? एग्जाम लेकर करेगी। तो भाई साहब ये विधि सदस्य ने जो था बड़ा अच्छा काम कर दिया। तो 1853 में कब आया? 1853 का चार्टर, 1853 का चार्टर में कहा गया, देख भैया ये जो विधि सदस्य है ये बहुत अच्छी बात बोला है, इसलिए अब हम एक विधि परिषद बना देंगे।
एगो सदस्य नहीं बनेगा, एगो ऑफिसे बना देंगे, लीगल ऑफिस बना देंगे। क्या बनेगा? विधि परिषद बना, लीगल काउंसिल बना देंगे। क्या बना देंगे? काउंसिल। पहले तो इक्के गो सदस्य था, अब एगो पूरा भारी भरकम ऑफिस बना देंगे, और वो ऑफिस का काम रहेगा कि पूरे भारत में लीगल चीजों को देखना। और यहाँ पर खुली प्रतियोगिता, एग्जाम लेने की व्यवस्था कर दिया गया। कर्मचारियों की नियुक्ति कोई भी कैसे होगा? एग्जाम लेकर करेगा। समझ में गया? एग्जाम इतना लेट से क्यों आता है भाई साहब? कोई भी नियम को बनने के बाद उसमें सुधार बहुत देर से होता है, और सुधार करने के लिए क्या बवाल होता है आप देख रहे हैं। वो कृषि कानून को लेके क्या बवाल हुआ है। खुली प्रतियोगिता को व्यवस्था चालू किया गया। यूपीएससी का एग्जाम दीजिए, बीपीएससी दीजिए, ऐसी ऐसी खुली प्रतियोगिता एग्जाम की व्यवस्था कब किया गया? एग्जाम की व्यवस्था कब किया गया भैया? 1853 के 1853 के चार्टर्ड के तहत। 1853 के चार्टर के तहत। ये कितना अच्छा है, 20-20 साल का गैप है। 20 साल यहाँ, 20 साल यहाँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, 20-20 साल का गैप है। 1800 कौन सा एक्ट था भैया? 53 का चार्टर। 1853 का चार्टर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। 1853 का चार्टर एक्ट। 20 साल तक अंग्रेज देखते थे कि क्या क्या चेंजिंग है, उस हिसाब से कानून बनाया जाता था, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले एक बार देख लेते हैं 1800 से पहले 1700 में। तीन ठो नियम देख लेंगे 1700 में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। वहां एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। 1784 में पीस्ट इंडिया एक्ट आ गया। पीस्ट इंडिया एक्ट के तहत भारत में द्वैत शासन आ गया। एक हो गया डायरेक्टर जो व्यापार देखता था, एक हो गया कंट्रोलर जो सेना और राजनीतिक काम देखता था। 2 साल बाद इसी में एक और सुधार दिया गया, 1786 में वीटो पावर दिया। अब 1800 में एंट्री मारते हैं तो 20 साल का गैप आएगा। 1813 का अधिनियम आया। इसमें कंपनी के इसमें क्या किया गया? 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च किया गया, ईसाई धर्म के प्रचार की बात किया गया, और इसी में कहा गया कि कंपनी का एकाधिकार आंशिक रूप से समाप्त हो जाएगा। 20 साल बाद आगे जोड़िएगा तो 20 साल बाद में अगर आप देखते हैं, 20 साल बाद अगर आप देखते हैं तो 1833 आता है। 1833 में कंपनी के एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त किया गया, और महज एक व्यक्ति को रखा गया था कानूनी सलाह देने के लिए। लेकिन 20 साल बाद जो 1853 का आया, वह एक विधि सदस्य को बढ़ाकर पूरा एक विधि काउंसिल बना दिया गया, एक भारी भरकम ऑफिस महकमा डिपार्टमेंट बना दिया गया, और कहा गया कि कंपनी में जो भी खुली प्रतियोगिता एग्जाम के माध्यम से ही होगी। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ जो जो दिक्कत हो रहा है, ये लोग रिपोर्ट लगा लगा के भेज रहे हैं यहाँ, यहाँ से सुधार करके आ रहा है इंडिया में चार्टर्ड। लेकिन हम लोग आ चुके हैं अब तक 1853 का चार्टर देख के। ये लोग अब तैयारी में थे 20 साल बाद एक और नियम देने के लिए 1873 में। एक और नियम लाएंगे 1873 में। लेकिन लेकिन 1857 में सर बिना पढ़े नौकरी लग सकता है क्या रेलवे में? तब आप इतना बेवकूफ वाला सवाल क्यों पूछते हैं? नहीं लग सकता। चलिए देखिए, 1857 में एगो बहुत भयानक कांड हो गया। 1857 में क्या हो गया भैया? एक बहुत भयानक कांड हो गया। इतना भयानक, भारत वालों ने अंग्रेजों को थूर दिया, चूर दिया पकड़ के। कब चूर दिया? एकदम 1857 में एकदम पकड़ के भारतीयों ने द्रोह कर दिया, और इतना न ठोका, इतना न पीटा, इतना न थूर दिया, अंग्रेजों के हिसाब से 20-20 साल पे कानून बनाने वाला भूते उतर गया। इतना न चूर दिया भारत वालों ने अंग्रेजों को पकड़ के 1800 में, बेचारन सबका पूरा हिल डुल बंद हो गया। समझा गया? तो भारत को लेमचूस दिखाने के लिए, भारतीयों को समझाने के लिए, और अपनी गलती सुधारने के लिए, जैसे ये विद्रोह समाप्त हुआ, तो ये विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 का आया अधिनियम। 1858 का क्या? अधिनियम।
अब ये अधिनियम जो 1858 का था, इस अधिनियम को 1858 के इस अधिनियम को 1 नवंबर को पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा, जिसे कहा गया महारानी का घोषणा पत्र। महारानी का घोषणा, महारानी का घोषणा पत्र, महारानी का घोषणा पत्र। कहाँ पर पढ़ा था इसने? लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग का घोषणा पत्र था, ये कहाँ पढ़ा गया था? इलाहाबाद में पढ़ा। कहाँ पढ़ा भाई? इलाहाबाद में पढ़ा। इस इलाहाबाद में इसने कहा कि भाई साहब, इंग्लैंड की महारानी अब एक नया आदेश दी है। आदेश ये दी है कि अब कोई भी कानून इंग्लैंड से बंद के नहीं आएगा, यानी अब कोई भी चार्टर्ड अधिनियम नहीं आएगा। कहाँ पर पढ़ा भैया? इलाहाबाद में। देखिए, कहा कि यहाँ से कोई भी अब घोषणा पत्र नहीं आएगा, और यहाँ पर जो सारा का सारा कांड हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, इस कंपनी को समाप्त कर दिया जाएगा। कंपनी का जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल है, इसको भी क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। जितने चार्टर्ड अधिनियम हैं उन्हें भी समाप्त कर दिया जाएगा। किसी भी राजा के ऊपर अब आक्रमण नहीं किया जाएगा। किसी भी राजा या रानी के ऊपर आक्रमण नहीं किया जाएगा। माइक ठीक कीजिए सर। किसी भी राजा रानी के ऊपर अब आक्रमण नहीं किया जाएगा। कोई भी नए क्षेत्र पर, किसी भी प्रकार के नए क्षेत्र पर अब दोबारा कब्जा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतना न कुचाया था सब, इतना न पीटे थे सब। आगे देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या 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 कहा गया 1858 में। देखो भैया, पहले ध्यान से समझो। अब 1858 में कहा गया कि देखिए भैया, आप लोग हमें खामखा में 1857 में इतनी तरह से कूच दिए हैं, आप हमें इतनी बुरी तरह से चूर दिए हैं कि अब हम और कुचाने के काबिल नहीं रहे हैं। इल्बर्ट बिल इसमें नहीं है, हिस्ट्री में है। इल्बर्ट बिल के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है। तो इन्होंने कहा कि हमको बहुत ज्यादा तरह से कूचने के कारण हम बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। अतः अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे नहीं रहेगी, उसका गवर्नर भी यहाँ नहीं रहेगा, कोई इंग्लैंड से चार्टर बन के नहीं आएगा, किसी राजा पर हमला नहीं होगा, किसी नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें बहुत बुरी तरह से ठोक दिया है, बहुत बुरी तरह से पीटा है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ से कोई चार्टर्ड वगैरह बन के यहाँ नहीं जाएगा। तो क्या जाएगा भैया? यहाँ से शासन रहेगा राजा के पास। किसके पास रहेगा? शासन रहेगा राजा के पास। तो भारत वाले पूछा कि रजवा आएगा का ही यहाँ पे? वो चुरा जाएगा यहाँ पर, तो राजा यहाँ पे नहीं आएगा। कहा गया कि राजा अपना एक चमचा भेजेगा, उस चमचा का नाम रहेगा वायसराय। वायसराय, वायसराय। 1857 में ऐस कुचाया कि 1858 में सब भूते उतर गया। कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था अब वो शासन नहीं करेगा, अब राजा इंग्लैंड में रहेंगे, उनका चमचा वायसराय यहाँ पर शासन करेगा। उनका चमचा यहाँ पर वायसराय शासन करेगा। चमचा वायसराय यहाँ पर शासन करेगा। वायसराय का जो आजकल ड्रेस था, जो उस वक्त ड्रेस वायसराय पहना करते थे, आज बैंड पार्टी में हारमोनियम बजाने वाला वही पहनता है। ये सब किसका नतीजा है? 1857 में जो हम लोगों ने कूच दिया था, हम लोगों ने उन्हें क्या कर दिया था? कूच दिया था। तो कहेगा कि भारत का शासन इंग्लैंड के राजा को कब दिया गया? 1858 में। वायसराय का पद कब आया? 1858 में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया 1858 में। गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ 1858 में। अंग्रेजों ने कहा कि कोई नया जगह कब्जा नहीं करेंगे 58 में, किसी राजा से नहीं जुड़ाएंगे 58 में। ये जरूरी है, ऐसे कूचा कूची बहुत जरूरी है। एक बार कूच देंगे तो देखिए कितना अच्छा अच्छा नियम लाने लगे।
तो कोई दिक्कत है तो बोलिए। हो गया, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो दो दो शाखाएं थी, एक का नाम था डायरेक्टर मंडल और एक का नाम था आपका कंट्रोलर, यानी ये जो द्वैध शासन था कंपनी के अंदर का द्वैध शासन, बताइए क्या यह द्वैध शासन रहा या खत्म हो गया? तो भाई साहब, जब जब कंपनी ही खत्म हो गई, द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। कंपनी खत्म हो गई तो द्वैध शासन भी समाप्त हो गया, सीधे शासन किसके पास आ गया? राजा के हाथ में आ गया। और राजा का एक चमचा कहाँ आ गया? भारत में। लेकिन राजा ने फिर सोचा कि अगर ये मेरा चमचवा वहां जाके गड़बड़ करेगा तब, अगर मेरा चमचवा गड़बड़ करेगा तब, तो इस चमचा के ऊपर देखभाल करने के लिए एक बेलचा लगा दिया गया। राजा ने अपना एक चमचा भेजा वायसराय, और ये चमचा काम ठीक से कर रहा है कि नहीं इसके लिए एक और बेलचा भेजा, बड़े साइज का चमचा, जिसका नाम रखा गया राज्य सचिव। राज्य सचिव, राज्य सचिव। तो भारत में 1858 के बाद जितने चीजें हुए, वो सारा डिसीजन गवर्नर जनरल नहीं लेके वायसराय लेते थे, और वायसराय के डिसीजन को पलटने का अधिकार राज्य सचिव का होता था, राज्य सचिव का होता था। और यह राज्य सचिव ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता था, जो भारत में आकर रहता था। ये इंग्लैंड का ही एक मंत्री होता था, जो भारत में आके रहता था। और इसी वाइस राज्य सचिव यानी मंत्रिया के अंदर में ये चमचा काम करता था। उस हिसाब से देखेंगे, ये हुआ राजा, ये हुआ राजा, राजा का ये हुआ चमचा, चमचा का ये हुआ बेलचा, यानी चमचा बेलचा कटोरा, चमचा बेलचा कटोरा। हम लोगों ने 1857 की क्रांति में ऐसा धोया, ये सारी व्यवस्था हो गई। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाए। भाई साहब, राज्य को कहते हैं स्टेट, सचिव को कहते हैं सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी। चमचा के ऊपर बेलचा। किसी को कोई दिक्कत है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही रहने। ज्योग्राफी के क्लास को, भाई साहब ज्योग्राफी के क्लास का क्या करे यार, जब नहीं आता। हाँ, मंडे, मंडे कर देते। ज्योग्राफी की क्लास को मंडे कर देंगे, सैटरडे को हो सके तो टेस्टिंग करेंगे। मंडे फिक्स है भाई, मंडे मंडे। चलिए।